हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस प्रेमे का अवकल रूप, पॉइसन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके सर, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, मैं इंग्लिश में डलवाता हूं हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंशियल, ठीक है, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल फॉर्म। ओके सर, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है। आप गॉसेस लॉ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गॉसेस थ्योरम डाल दिया मैंने हेडिंग। इसके बाद पढ़ेंगे हम पॉइसन इक्वेशन, उसके बाद पढ़ेंगे लाप्लास इक्वेशन। छोटी छोटी हैं, बड़ी इजी भाषा में करवाऊंगा, आराम से समझ लोगे, ठीक है। चलिए तो हिंदी में चाहो तो लिख लो गॉस प्रेमे का अवकल रूप, डालो हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने गॉस प्रेमे पढ़ रखी है, पढ़ा ना। चलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, है ना। चलिए लिख दे रहा हूँ मैं फ्रॉम, ओके सर, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, GAUSS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एस मत लगाओ बीच में। फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है, यानी कि गॉस प्रेमिस है। ओके, ये गॉस प्रेम आपने पढ़ रखी है। अच्छा, क्या होती है? सरफेस इंटीग्रल। ओके ओके ओके, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, हिंदी में कहते हैं पृष्ठ समाकलन या पृष्ठ समाकल, ठीक है। क्या लिखवाई थी कल? ई वेक्टर, आप DA लगा सकते हो या DS लगा सकते हो, मर्जी आपकी, DS वेक्टर, है ना, इक्वल टू 1/, ठीक है, एप्सिलॉन नोट लिख सकते हो, जहां एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युशीलता होती है, गुणा पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, है ना, पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश। ओके सर, पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, हाँ सर ये तो हो गया, पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, मान गए सर, ये तो बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है। अब आपने ना 3 चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं भाई जो पढ़ रखी हैं आपने? देखो, कभी आपने पढ़ा होगा रेखिक आवेश घनत्व को शो करते हैं हम लैम्डा से, और लैम्डा बराबर होता है Q/L, ये पढ़ा है ना, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा पृष्ठ आवेश घनत्व को शो करते हैं सिग्मा से, Q/एरिया होता है, या आप सरफेस लगा सकते हो। और आपने एक पढ़ा होगा आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बराबर होता है हमारा कितना? Q/V, ठीक है बेटा, ये होता है रो बराबर Q/V। अगर मैं Q का मान निकालूं तो ये भाग वाला हमारा काम हो जाएगा गुणा में, तो Q बराबर हो जाएगा रो इंटू V, ठीक है बेटे, रो इंटू V। तो ये क्या है? ये होता है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। जो रो है हमारा वो क्या चीज़ है? रो है आयतन आवेश घनत्व। ये सब आपने एक जमाने पहले पढ़ रखा है, 12th क्लास वगैरह में, नाम तो सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा चेंज होती है बस कहानी। तो रो बराबर होता है Q/V, और अगर मैं Q का मान निकालूंगा तो Q बराबर हो गया रो इंटू V, ठीक है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना, ठीक है। तो ये भाग वाला काय पहुंच गया हमारा सर, गुणा पहुंच गया, तो Q बराबर कितना हो गया? रो इंटू V हो गया, है ना। चलिए अब पृष्ठ द्वारा जो घिरा आवेश है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल समाकलन, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। ये सरफेस समाकलन और ये क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल। एक बार और बता दूं आपको, अगर समाकलन का एक सिंबल लिया है तो ये होता है लीनियर इंटीग्रल। अगर मैंने डबल समाकलन लिया है, सिंबल लिया है डबल, तो ये होता है सरफेस इंटीग्रल। और अगर मैंने ट्रिपल लिया है तो ये होता है तुम्हारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी कि आयतनीय समाकल। ओके, रो इंटू DV, वेयर जहां अगर मैं रो की बात करूं तो ये आयतन आवेश घनत्व है, जिसको खाली हम बोल देंगे चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। ओके सर, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी कि आवेश घनत्व बोलते हैं, मैंने इसको, आ गया। अच्छा, इसको भी लिख लो, क्योंकि भाई ये इक्वेशन काम में आएगी अभी हमारे, सरफेस इंटीग्रल ये E वेक्टर इंटू DS वेक्टर, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, इक्वेशन नंबर कितनी बन गई हमारी, ये ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर कितनी बन गई? फर्स्ट बन गई। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? ठीक है, यहाँ पे रो क्या है जल्दी बताओ, रो क्या चीज़ है यहाँ पे? रोना मत, हंसना मत, तो फिर करेंगे क्या? क्यों? तो रो क्या चीज़ है यहाँ पे? आयतन आवेश घनत्व, जिसको कुल बोलते हैं हम डेंसिटी, यानी कि चार्ज डेंसिटी। ओके, ठीक है सर, हो गया।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने बना दी, सही लग रही है बनो हुई? अरे यार क्यों ना लगेगी सही बनो हुई। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, आपने एक पढ़ी होगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या होती है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने पढ़ी है ना? सर पढ़ के आया फर्स्ट सेमेस्टर में, ना पढ़ी है? कोई बात ना, चलो मैं पढ़ा देता हूँ। फ्रॉम गॉस FROM, फ्रॉम गॉस, ओके, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस GENCE, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। चलिए, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके। चलिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आप चाहो लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? वो आपसे कहती है कि सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर इंटू DS वेक्टर आर इक्वल टू, ध्यान देना, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर, इसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर। इसकी जगह आप नबला का यूज़ कर सकते हो। देखो डेल्टा ऐसा बनता और नबला ऐसे बनता है, ये ध्यान देना। इसको कभी कभी डेल भी पढ़ा जाता है, इसको आप डेल भी पढ़ सकते हो। कभी सोचो कि यार ना मैं डेल ना पढ़ लिया, मैं नबला ही पढ़ूंगा, तो इसको आप डेल भी पढ़ सकते हो। मैं भी इसको डेल ही बोलूँगा यहाँ, और सिंबल होता है ये नबला का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नबला, ठीक है, ओके। पर इसको डेल पढ़ते हैं हर जगह, हर कहीं, हर कोई, है ना। चलिए, डाइवर्जेंस E वेक्टर इंटू DV, आगे मैं यूज़ करूंगा इसका। आप डाइवर्जेंस की जगह इस डेल का यूज़ कर सकते हो, इस डेल का यूज़ कर सकते हो। तो डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर इंटू DV। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई मेरे पास? सेकंड हो गई, है ना। चलिए, आप देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों हमें दिखाई दे रही हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे ना आप चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा टी बना लो, ठीक है, फ्रॉम गॉस थ्योरम, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर इंटू DS वेक्टर, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर इंटू DV, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये पहला आपने पढ़ रखी है। अब क्या करने वाले हैं? अब करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंशिएट, मतलब तुलना कर दो, कंपेयर कर दो, कंपेयर वेट बिन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं फिर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, चलिए, समीकरण फर्स्ट व सेकंड, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड के क्या करने पर? सेकंड की तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलो बेटा कर दो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करते हैं तो ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे आपस में? बराबर। चलिए, ये ले अल्लाह भैया, डाइवर्जेंस E वेक्टर इंटू मेरे पास आ जाएगा DV इक्वल टू, ठीक है, 1/ε0, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रो इंटू DV, रो इंटू DV। अब देखो इन सबको ध्यान देना, ये जो तुम देख रहे हो ये प्लस वाले को इधर लेकर आओ, सब काय में आ जाएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें से हमें ये और ये कॉमन मिलेगा और DV हमें कॉमन मिल जाएगा, है ना। मैं यहाँ तक का पहले ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं कर देता हूँ इरेज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ओके सर बढ़ा दो आगे, छोड़ो मत कुछ भी, कुछ मत छोड़ो, आगे बढ़ाई जाओ। ओके ओके ओके, चलिए अभी देखते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये। अब लेकर आओ इधर को उठा के। तो देखो मैंने यहाँ से क्या काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल जो है ना वो कांस्टेंट लूँगा, तो मेरे पास रह जाएगा खाली डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से मैं DV भी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे पास इसमें से ये दोनों कॉमन आ गए, ये जब प्लस का है इधर का कायम आएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे ये डाइवर्जेंस E वेक्टर ये मिलेगा रो अपॉन ε0, ठीक है, और इंटू DV इक्वल टू 0, ठीक है। ये कर लिया मैंने, एक स्टेप बचा दिया मैंने आपका। चारे हो तो लिख भी सकते हो, चारे हो तो छोड़ भी। ये प्लस वाला इधर लेगा माइनस में, ये और ये कॉमन मिल जाएगा, DV कॉमन मिल जाएगा, बचेगा डाइवर्जेंस E वेक्टर और माइनस के रो अपॉन ε0, है ना। चलिए अब तुम्हें पता है कि चूंकि आप जानते हो, चूंकि आपको पता है, क्योंकि जो आयतन है ना, आयतन, चूंकि आयतन जो है हमारा DV, चूंकि जो आयतन है हमारा कौन सा वाला DV, ठीक है, ये क्योंकि विचाराधीन इसको बोलते हैं, विचाराधीन आयतन, ठीक है, इसको थोड़ा सा और लिख लो, क्योंकि विचाराधीन आयतन ऐसे लिख लो, क्योंकि विचाराधीन जो आयतन है ना, विचाराधीन आयतन, ठीक है, विचाराधीन
आयतन जो है वो कैसा स्वच्छ है, ठीक है, स्वच्छ है। अतः इसको आप इधर ले जाओ, इसको भी आप इधर ले जाओ, जीरो कर दो, ठीक है, दोनों को जीरो कर दो। बचा क्या हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू कितना बचेगा, जीरो। अब डी भी कहाँ गया, भाग में आकर खत्म, और ये जो तुम्हारे पास सरफेस इंटीग्रल है ये भी कहाँ का, भाग में आके खत्म। यानी कि ये बेचारा दिन है स्वेच्छा से मैंने छोड़ दिया, ठीक है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, बचा हमारा ये। अब ये जो माइनस का है बराबर के इधर लेके जाओ, तो क्या पहुंचेगा भाई, ये प्लस में पहुंच जाएगा। हाँ सर ये तो प्लस में पहुंचने वाली बात है ही, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या चीज़ है हमारी, यही है तुम्हारे पास, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है, दिस इज ए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। इक्वेशन नंबर 3 बना लूंगा मैं इसको, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे कि ये क्या है, यह है, ठीक है, यह है गॉस प्रमेय का, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, GAUS, यह गॉस थ्योरम का, ओके ओके, यह गॉस थ्योरम का अपकल रूप है ना, ये गॉस थ्योरम का कौन सा रूप है बेटे, अपकल रूप है। चलिए, तो ये गॉस थ्योरम का अपकल रूप तो हमारा कवर हो गया डाइवर्जेंस ई वेक्टर। डाइवर्जेंस को आप डेल के साइन से शो कर सकते हो, इस वाले से, नबला से, ये वाले से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे करके ये और ई वेक्टर, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर। बहुत सारी बुकों में ये लिखवा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि यार यहाँ पे ये नबला जो है यानी कि डेल जो है ये क्या चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये गॉस थ्योरम का कौन सा रूप है बेटा, यानी कि अपकल रूप है। चलिए आप डाल दो हेडिंग पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन। चलिए एस लगा के पॉइसन इक्वेशन। अब देखते हैं ये पॉइसन इक्वेशन क्या होती है। चलिए पॉइसन इक्वेशन और चेक कर लेते हैं ना। तो ये मैंने डाल दिया हेडिंग, ध्यान देना बेटा इस पे। तो ये हेडिंग है हमारा पॉइसन इक्वेशन का। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या संबंध होता है। पढ़ा ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट, आपको पता होना चाहिए, हैं। चलिए जल्दी बताइए, दिमाग लगाओ, सोचो, सोच लिया, ठीक है। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मार दिया मैंने बहुत ज़्यादा, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि, तो जो हमारा ई वेक्टर होता है ना, ये जो मेरे पास ग्रेडियंट, हाँ ई वेक्टर होता है, वो माइनस के ग्रेडियंट भी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यार क्या चीज़ है, जहाँ जो ये तुम्हारे पास ई है ना, ई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई क्या है, ये तो ऊपर भी लिखवा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये भी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, दोनों चीजें मिल गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ई वेक्टर का मान समीकरण 3 में पुट कर दूंगा, है ना। चलिए हटाते हैं, इसका जरा ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, पक्का कर दें इसको रेस, ठीक है। चलो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है हमारी, ये फिनिश एंड टॉपिक भी फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है, हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया। इजी टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे। गॉस थ्योरम सबके याद है, सुनाओ जल्दी एक बार। गॉस थ्योरम क्या होती है, किसे कहते हैं गॉस थ्योरम, ये सब ना पढ़ रखा। तो गॉस थ्योरम पढ़ी है आपने, तो सिंपल सी बात है, होती क्या है गॉस थ्योरम, जल्दी बताओ। अरे यार सर पढ़ी तो है पर याद न रही। अरे किसी बंद पृष्ठ, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये सबको याद होनी चाहिए गॉस की प्रेम में, क्योंकि गॉस की प्रेम पे पूरा चैप्टर आधारित है, ठीक है। आगे तार पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, तो यार ये कुछ छोड़ना थोड़ी ना है, क्यों। चलिए देखते हैं अभी आगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन, ओके, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, शॉर्ट में लिख दो यार, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ओके। चलिए तो डाइवर्जेंस मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, डाइवर्जेंस माइनस के ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट इंटू वी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए पहले इस माइनस को इधर लेके जाओ, पहले इस माइनस को इधर लेके जाओ, तो खाली क्या बचेगा हमारा, डाइवर्जेंस, फिर बचेगा मेरे पास ग्रेडियंट इंटू वी, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ, जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव होता है,
ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब एक सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन होती है या नहीं होती है। तो आप बोलोगे सर विभव में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कभी देखा है आपने? विभव में तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, विभव हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। एक चीज़ पे ध्यान देना, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट, उसके बाद में उसका डाइवर्जेंस, ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। कैसे, वो भी हम चेक करते हैं। तो डाइवर्जेंस की जगह आप लिख सकते हो डेल, फिर ग्रेडियंट की जगह भी आप लिख सकते हो डेल, और इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास भी, बराबर कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा ये माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, चूंकि हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, ठीक है, बराबर डेल इंटू डेल इक्वल टू लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, डाइवर्जेंस यानी कि ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस डेल इंटू डेल इक्वल टू कितना गया मेरे पास, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो डेल डेल, तो यह जगह मेरे पास डेल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास कितना भी इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही क्या है तुम्हारे पास, यही क्या चीज़ है भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि दिस इज कॉल्ड, या लिख दे जाऊँ मैं इसे, या रेड शॉर्ट में लिख दो यार, यह है पॉइसन इक्वेशन है, यानी कि पॉइसन इक्वेशन है, यह है पॉइसन इक्वेशन है। ठीक है, ओके, यह पॉइसन इक्वेशन, EQUATIN पूरा लिखो, ये पॉइसन इक्वेशन है ना। ओके, अब जहाँ आप लिख सकते हो कि जो मेरे पास ये है ना डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लाप्लासियन ऑपरेटर, है ना, लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या मेरे पास लाप्लासियन ऑपरेटर है ना, ये पता होना चाहिए ना कि यार ये डेल स्क्वायर मैंने लिखा है, ये क्या चीज़ है, लाप्लासियन ऑपरेटर है ना। तो ये क्या तुम्हारे पास पॉइसन इक्वेशन हो गई। पॉइसन इक्वेशन भी सिंपल सी इक्वेशन, जैसे समझते हो ना कि ये पहाड़ है, तो पहाड़ नहीं, वो वाला हिसाब होता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, है नहीं है। ठीक है, चलिए, तो डेल स्क्वायर क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर, इसकी वैल्यू भी आपको पता होती है, पढ़ा है ना आपने, अरे यार सब पढ़ा है, कुछ नहीं छोड़ा, पर याद नहीं आ पाता एकदम से। तो यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। डाइवर्जेंस डेल, और फिर ग्रेडियंट डेल 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 स्क्वायर, और डेल स्क्वायर क्या होता है हमारा, लाप्लासियन ऑपरेटर। मैंने लिख दिया कि ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस डेल इंटू डेल इक्वल टू डेल स्क्वायर होता है ना। चलिए, हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में आती है लाप्लास, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये आती है लाप्लास इक्वेशन। ओके, चलिए, ये क्या चीज़ होती है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। अब लाप्लास जो इक्वेशन होती है ना, वो सिंपल सी होती है। देखो, आवेशहीन क्षेत्र के लिए अगर कहीं पर आवेश नहीं है, ये ध्यान देना, अगर कहीं पर आवेश नहीं है तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर आवेश नहीं है तो सिंपल सी बात है, चार्ज यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 0 हो जाएगी। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आवेशहीन क्षेत्र के लिए, ठीक है, आवेशहीन क्षेत्र के लिए जो चार्ज डेंसिटी है, रो का मान वो कितना होगा, 0। तब ठीक है, तब अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 4 से आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4, है ना। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है भाई, समीकरण 4 से, तो जहाँ पर रो है वहाँ मैं कितना रख दूंगा, 0, तो मेरे पास आ जाएगा लाप्लासियन ऑपरेटर इंटू V इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज ए लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, लिख दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि स्क्रीनशॉट मार दो इसका। तो अब लिख सकते हो यहाँ पर कि यार जो ये इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, यानी कि यह है, ठीक है, यह है लाप्लास इक्वेशन है। ओहो 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 ओहो, लिख दो, यह क्या है, हमारी लाप्लास इक्वेशन है, यह लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है सर, यह लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर करा, क्या कवर कर लिया भाई, यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, और फिर पॉइसन इक्वेशन, और फिर लाप्लास इक्वेशन। तो तीनों टॉपिक मिला के पूछता है। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्ट में तीनों पॉइंट मिला के पूछेगा, और अगर लॉन्ग पूछेगा तो इसके साथ में एक क्वेश्चन और मिला देगा कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, या गोले के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, या वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछ सकता अक्षीय निरक्षीय स्थिति, यानी कि इसके दो पार्ट देगा, एक ए नंबर देगा एक बी नंबर देगा, तब जाके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वरना शॉर्ट क्वेश्चन हमारा पूरा पक्का हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।